अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ आमना अशर। तो आज हम जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करेंगे यूनिट नंबर 1 के। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय बेस एंड ड्राई क्वांटिटीज। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने बेस क्वांटिटीज के बारे में लिखना है और ड्राइव क्वांटिटीज के बारे में लिखना है, जो कि हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है। इस तरीके से आपने लिख लेना है। बेस क्वांटिटीज कौन सी हैं, उनकी डेफिनेशन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर इंडिपेंडेंट एंड कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ अदर क्वांटिटीज। ठीक है, एग्जांपल भी साथ आपने दे देनी है, लेंथ, मास, टाइम। आगे हम लिख देंगे ड्राइव क्वांटिटी के बारे में। ड्राइव क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं जो कम्बिनेशन ऑफ बेस क्वांटिटीज से मिलकर बनती हैं थ्रू मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जिसके अंदर वेलोसिटी, फोर्स, एनर्जी, ये सब जो है ना वो इसके अंदर आ जाती है। नेक्स्ट उसने अगले पार्ट क्वेश्चन के अंदर ही उसने काफी कुछ पूछा है, व्हाट इज मीन बाय बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज एंड गिव द नेम एंड सिंबल ऑफ एसआई बेस यूनिट्स। यानी कि उसने बेस यूनिट्स के बारे में भी पूछा है कि और भी मजीद जो है वो एग्जांपल दें साथ में। तो वो हम इसके टेबल से इसके एग्जांपल्स दे देंगे। लेंथ, मास, टाइम है, उनके यूनिट भी बता देंगे और साथ में उनके सिंबल भी बता देंगे। ये हमें पता है, टेबल के अंदर जो है ये सब कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, गिव 3 एग्जांपल ऑफ ड्राइव यूनिट इन एसआई, हाउ दे आर ड्राइव फ्रॉम बेस यूनिट। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले क्या है, ड्राइव यूनिट्स की एग्जांपल देनी है और बताना भी है कि वो कैसे बेस यूनिट से मिलकर बने हैं। जैसे सबसे पहले एग्जांपल आ जाती है वेलोसिटी की, ये साथ में इसका हमने यूनिट बताया है मीटर पर सेकंड। और अगर हम डेफिनेशन देखें वेलोसिटी की, वो क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये इसकी डेफिनेशन है। यहीं से हम इसका फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं, वेलोसिटी इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, की बॉडी जितना डिस्टेंस कवर करेगी, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी एक यूनिट टाइम के अंदर, तो वो वेलोसिटी कहलाता है। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, इसी से हम इसका ड्राइव करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, डेरिवेशन की तरफ आए तो डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हम इसे मीटर्स में मेजर करते हैं, जो कि एक बेस यूनिट है और ये बेस यूनिट है फॉर लेंथ का। ऐसे ही टाइम जो है उसको मेजर करते हैं सेकंड के अंदर, वो भी एक बेस यूनिट है। टाइम भी जो है वो बेस यूनिट है। ठीक है, 10 तो ऐसे यूनिट ऑफ वेलोसिटी जो हमारा ऐसे यूनिट बनेगा वो मीटर पर सेकंड बनेगा, क्योंकि मीटर जो है फॉर्मूले के अंदर हमें पता है। ऊपर अगर हम देखें, ऊपर अगर हम फॉर्मूले के अंदर देखें तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ हम लिख देंगे मीटर और नीचे आ जाएगा सेकंड टाइम का। और जब हम इसे इक्वल करके लिखेंगे तो ये मीटर जो है पर सेकंड आ जाएगा ऐसे। ठीक है, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और हाँ, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इस तरह जो हम बता देंगे कि ये एक ड्राइव क्वांटिटी है और ये बनी किससे है, दो बेस क्वांटिटी से मिलकर बनी है, जो उसमें है टाइम और मीटर। अगला अगर अगली क्वांटिटी अगर हम करें वो है फोर्स। फोर्स जो है इसकी डेफिनेशन पहले हम बताएंगे क्या है। डेफिनेशन में आएगा द इंटरेक्शन दैट चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द इंटरेक्शन दैट चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी की मूवमेंट को चेंज करने के लिए जो हम कोई भी चीज अप्लाई करते हैं वो होती है फोर्स। तो फोर्स का जो फॉर्मूला है वो इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई एक्सलरेशन। ये न्यूटन्स का सेकंड लॉ भी इसको हम कहते हैं, आप नेक्स्ट आगे पढ़ोगे। तो मास जो हमें पता है वो हम किलोग्राम में मेजर करते हैं और केजी जो है वो भी एक बेस क्वांटिटी का यूनिट है। ऐसी एक्सलरेशन जो है ये कहाँ से निकलता है, वेलोसिटी टाइम से। ठीक है, एक्सलरेशन एक्चुअली में होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि वेलोसिटी में जो चेंज आता है उसे हम कहते हैं एक्सलरेशन। तो वेलोसिटी खुद जो है वो दो बेस क्वांटिटी से मिलकर बना है, तो जब हम इसी वेलोसिटी को मिलाएंगे तो ये एक्सेलरेशन बन जाएगा। तो इसका जो यूनिट है वो ये निकलता है मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी जो है इसकी जो एक्सेलरेशन है ये इक्वल होता है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। ये एक्सेलरेशन है। ठीक है, ये फाइनल वेलोसिटी है और ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये टाइम। फॉर एग्जांपल कि एक कार जो है वो अपनी इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही है और कुछ टाइम के बाद वो स्टॉप हो जाती है,
तो ये वो टाइम है जिसने उसने स्पीड से, फॉर एग्जांपल वो इनिशियल वेलोसिटी 5 की स्पीड से मूव कर रही है और कुछ टाइम के बाद गुजरने के बाद वो स्टॉप हो जाती है और उसकी वेलोसिटी जो होती है वो 10 मीटर पर सेकंड होती है। तो ये जो चेंज आएगा उसकी फाइनल वेलोसिटी में से हम उसकी इनिशियल माइनस करके बता देंगे कि ये उसकी फाइनल वेलोसिटी है। तो चेंज इन वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कहते हैं। यहाँ दो वी होने की वजह से और इन यूनिट टाइम होने की वजह से हमारे पास जो आता है मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी ओवर टाइम, v का स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा यूनिट फॉर फोर्स हमारे पास जो आएगा, फोर्स हमें पता है हम न्यूटन में लेते हैं और इक्वल्स टू वन मैस हमारा केजी में, और एक्सेलरेशन होता है वो मीटर पर सेकंड में आ जाता है। तो इस तरीके से जो है हम इसका यूनिट ड्राइव कर लेते हैं। तो ये हम बता सकते हैं कि हमारे पास जो फोर्स है वो एक ड्राइव क्वांटिटी है और ये दो जो है वो बेस क्वांटिटी से मिलकर बनता है। थर्ड वन अगर हम देखते हैं वो है इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसका हम यूनिट पढ़ चुके हैं कूलम साइज, हम सी से डिनोट करते हैं। और डेफिनेशन की तरफ आए, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसपोर्टेड बाय कांस्टेंट करंट इन अ गिवन टाइम, एक यूनिट टाइम के अंदर कांस्टेंट करंट जब किसी भी वायर से किसी भी चीज में से फ्लो करता है तो वो जो चार्ज है उस चार्ज की अमाउंट को हम इलेक्ट्रिक चार्ज बोल देते हैं कि वो इतनी वायर हमारी जो है वो चार्ज हो चुकी है। करंट इक्वल्स टू चार्ज इक्वल्स टू करंट मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम ये भी लिख सकते हैं कि कितना करंट फ्लो हो रहा है किसी भी वायर के अंदर, तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद टाइम होता है। यानी कि चार्ज जो है वो इस तरह ऊपर आ जाता है और टाइम जो है वो डिवीजन में नीचे चला जाता है, ऐसे। ये समझे, चार है और चार्ज है और ये है टाइम, तो ये इक्वल हो जाता है हमारा करंट के। ठीक है, करंट के लिए हम अम्पेयर यूज करते हैं, तो ये करंट के इक्वल हो जाएगा ये। अब देखेंगे जितना चार्ज एक यूनिट टाइम के अंदर वायर होगी वो टोटल करंट होगा। इसी से अगर हम करंट को, चार्ज को बाहर ले आए और करंट और टाइम को अंदर ले जाएं तो ये हमें चार्ज के बारे में बता देगा। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन एम्पेयर एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड। तो ऐसा यूनिट हमारे पास वन चार्ज का या वन कूलम का, ये हमने क्विज के अंदर भी किया था, है उसके अंदर भी है। तो उसके अंदर वन कूलम इक्वल्स टू 1 एम्पेयर पर सेकेंड। तो ये किस तरह, ये एक ड्राइव क्वांटिटी है, उसको हमने बेस क्वांटिटी के अंदर शो कर दिया। ठीक है, अगला आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें हमने उसने जस्ट जो है वो थ्री जो ही मांगी थी कि थ्री एग्जांपल देनी है ड्राइव की। अब जो हमारे पास 1.3 क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है स्टेट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन वर्नियर कैलिपर एंड माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। यानी कि हमने सिमिलरिटीज बतानी है और डिफरेंस भी बताना है इन दोनों इंस्ट्रूमेंट का। तो हम इसको सिमिलरिटीज और डिफरेंस को बताने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है वो एक टेबल की फॉर्म में इसको जो है वो ड्रा कर लेंगे। अभी आपके सामने टेबल शो हो रहा है, यहाँ मैंने वर्नियर कैलिपर लिखा है कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है और उसके साथ एस्पेक्ट्स हैं इसके, इसमें यानी कि पॉइंट्स कौन कौन से आएंगे, इसका पर्पस आएगा, लीस्ट काउंट आएगा दोनों इंस्ट्रूमेंट का, मेजरिंग रेंज, मेजरमेंट रेंज क्या है ये आएगी, मेन पार्ट कौन से हैं, वर्किंग प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, ये सब जो है वो इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये हम एक एक करके जो है वो इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले जो है हम इसका सब जो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, जैसे पर्पस है। सबसे पहले हमने वर्नियर कैलिपर का पर्पस लिखना है, इसको हम मेजर करते हैं लेंथ, डायामीटर और डेप्थ मेजर कर लेते हैं। ऐसे ही अगर हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की तरफ जाएं तो हम इससे हम मेजर करते हैं वेरी स्मॉल लेंथ और थिकनेस। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लीस्ट काउंट की तरफ जाते हैं तो 0.01 सेंटीमीटर इसका लीस्ट काउंट है, और अगर हम मिलीमीटर में लेते हैं तो 0.1 मिलीमीटर में आ जाता है। इसके बाद अगर हम चलें माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की तरफ तो 0.01 मिलीमीटर जो है वो इसका इसकी लीस्ट काउंट आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम मेजरमेंट रेंज देखें कि कितनी रेंज तक ये मेजर कर सकता है, तो लार्जर रेंज अप टू 30 सेंटीमीटर और मोर, यानी कि 30 सेंटीमीटर से ज्यादा भी ये लेंथ को मेजर कर सकता है। जबकि स्मॉलर रेंज रेंज देखी जाए तो ये माइक्रोमीटर जो है वो स्मॉलर रेंज है अप टू 2.5 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ज्यादा से ज्यादा लेंथ देखी जाए तो वर्नियर कैलिपर 30 सेंटीमीटर तक भी वो ये कर सकता है, और अगर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का हमें पता है कि स्मॉलर लेंथ लेता है तो ये जो है वो
2.5 सेंटीमीटर की रेंज में भी जो है ना वो इतनी स्मॉल वैल्यू को जो है वो बता देता है। अगर मेन पार्ट में जाए तो यहाँ मेन स्केल होता है, वर्नियर स्केल होता है। और अगर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की बात करते हैं तो स्लीव्स होती हैं, थंबल है, स्पिंडल है। इसका भी मेन स्केल और वर्नियर वर्नियर स्क्रू मेन स्केल होता है, और एक इसका सर्कुलर स्केल होता है। ठीक है। देन अगर हम उसकी वर्किंग प्रिंसिपल की तरफ चलें तो वर्किंग प्रिंसिपल में इसका आ जाता है, यूज द डिफरेंस बिटवीन मेन्स एंड वर्नियर स्केल्स। इसको को हम यूज कर सकते हैं डिफरेंस करने के लिए मेन और वर्नियर स्केल के दरमियान, और इसको हम यूज करते हैं स्क्रू थ्रेड मैकेनिज्म फॉर फाइन एडजस्टमेंट। यानी वर्किंग प्रिंसिपल कहने का मतलब है कि हम मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अंदर डिफरेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं, और इसके अंदर हम एडजस्टमेंट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो है ना इनकी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस आ गए। अब नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन जो है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, हम उसकी तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द रीजन फॉर ह्यूमन एरर, रैंडम एरर एंड सिस्टमैटिक एरर इन एक्सपेरिमेंट। हमने एरर्स को डिस्कस करना है, आइडेंटिफाई भी करना है। तो सबसे पहले ही हमने लेक्चर में पढ़ा हुआ है, तो हम यहीं से इसकी हेडिंग्स बनाकर पॉइंट्स बनाकर जो है वो इसको एक्सप्लेन कर देंगे। सबसे पहले हम हेडिंग दे देंगे ह्यूमन एरर की। उसके अंदर आ जाते हैं काजेस क्या है, वजह क्या बनती है ह्यूमन एरर की, लेक ऑफ स्किल्स और इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन हो सकती है, पुअर हैंडलिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये हमने अपनी जब लेक्चर्स लिया था या पढ़ा था उसके अंदर भी जो है हमने इस चीज को जो है वो डिस्कस किया था कि इसके काज क्या होते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मिस अलाइनिंग द आई while द रीडिंग a स्केल लीडिंग टू पैरेलक्स एरर। कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन एरर हमारी अपनी स्किल्स के ऊपर बेस करता है, हमारी अपनी ऑब्जर्वेशन पे बेस करता है कि अगर हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं आता, ऑब्जर्व करना नहीं आता, या हमें हैंडल करना नहीं आता इंस्ट्रूमेंट को, तो फिर हमारा जो है वो ह्यूमन एरर जो है ना हमारी कैलकुलेशन में और मेजरमेंट्स में आएगा। तो एग्जाम्पल उसने दी है कि अगर हमारा आई कॉन्टेक्ट जो है वो डायरेक्ट नहीं है रीडिंग के साथ, तो वो पैरेलक्स एरर दे देगा, और वो पैरेलक्स एरर का नाम हम उसको कहते हैं। तो उससे जो है वो ये एग्जाम्पल के तौर पर भी हम बता सकते हैं कि ह्यूमन एरर एक्चुअली में होता क्या है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट एरर चलता है सिस्टमैटिक एरर। रैंडम एरर में हम पहले पहुंचते हैं। तो रैंडम एरर हमें ये बताता है कि अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन एन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन सच एज इन्वायरमेंटल फैक्टर। रैंडम एरर वो एरर होता है जहां पर हमारा इन्वायरमेंट इफेक्ट कर जाए, हमारी इर्द गिर्द की चीजें इफेक्ट कर जाएं, कोई डिसेबिलिटीज हो जाएं, उस वो इफेक्ट कर जाएं, उससे हम कहते हैं रैंडम एरर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मेजरमेंट करें उसके अंदर वेरिएशंस आ जाते हैं, टेम्परेचर के, अगर हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, प्रेशर मेजर कर रहे हैं, तो उसके अंदर टेम्परेचर का इफेक्ट आ जाए या टेम्परेचर का चेंज आ जाए, तो वैल्यू आप दो तीन मेजरमेंट्स लो और वो तीनों चारों वैल्यूज जो है वो डिफरेंट आ रही हूँ, तो वो आ जाता है रैंडम एरर। ठीक ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर एक्चुअली में नाम से शो हो रहा है कि हमारे इक्विपमेंट में हमारी कैलिब्रेशन इश्यू होते हैं, या हमारे एरर्स होते हैं हमारी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। ठीक है। तो हम इन्हें कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। एग्जाम्पल में इसका आ जाता है मिस कैलिब्रेटेड बैलेंस, यानी कि अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो रीडिंग लिखी होती है वो वहां पर मिस कैलिब्रेट हो, बैलेंस ना हो, और एक्चुअल मास से ज्यादा मास की रीडिंग, तो यानी कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर जीरो एरर बहुत ज्यादा हो एक्चुअल वैल्यू से, तो वो हमें कैलकुलेट करना एक्चुअल वैल्यू को थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे एरर्स। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट क्वेश्चन आ जाता है वो आ जाता है डिफरेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट विद एग्जांपल्स। तो ये भी बिल्कुल डिफरेंस जहाँ लिखा होता है वहां पे हमने लाइन लगा के डिफरेंस करना होता है। सबसे पहले आ जाता है इनकी डेफिनेशन। और डेफिनेशन में प्रिसीजन की डेफिनेशन हम अपने बुक से भी कर सकते हैं, और जिसने जो ये करना चाहे वो भी हो सकता है। अगर सिंपल एज इसकी शॉर्ट फॉर्म में डेफिनेशन की जाए तो कंसिस्टेंसी ऑफ द रिपीटेड मेजरमेंट, इसके अंदर क्या होता है कि रिपीटेड मेजरमेंट के अंदर क्या होता है, कंसिस्टेंसी होती है, यानी कि रिपीट भी हो रही होती है वैल्यूज लेकिन एक जैसी होती हैं। अगर हम एक्यूरेसी की तरफ जाते हैं तो क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट टू ट्रू और ट्रू वैल्यू, यानी कि एक्यूरेसी कहती है कि हमारी जो ट्रू वैल्यू के साथ हमारी जो है वो क्लोज हो, करीब करीब हो।
इतनी मिलती जुलती ना हो लेकिन करीब तरीन हो। और प्रिसिजन कहता है कि वो जो है उसमें रिपीट रेपिटेशन आ रही हो, इनकी एक जैसी वैल्यूज आ रही हो सबकी। फोकस जिसपे हम करते हैं ये रिपीटेबिलिटी पे करता है और ये करेक्टनेस पे करता है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अगर हम मेजर कर रहे हैं 10.25 सेंटीमीटर, ठीक है, और फिर हमने किए 10.26 सेंटीमीटर और फिर 10.25 सेंटीमीटर रिपीट रेपिटेडली, आप देखेंगे 2 दफा जो है ना वो ये रीडिंग आ चुकी है। तो ये प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि एक्चुअल लेंथ जो है हमारी क्या है, 10 है। ठीक है, एक्चुअल लेंथ हमारी 10 है, लेकिन पहली रीडिंग ये आई, दूसरी ये आई, तीसरी ये आई, रिपीट हुई ये रीडिंग। तो हम कह सकते हैं ये प्रिसाइज है लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि ये करीब तरीन या एक्यूरेट लेंथ जो है उस जैसी नहीं है। वहीं अगर हम इसकी एग्जांपल करें एक्यूरेसी की, सिंगल मेजरमेंट, अगर हमारे पास एक सिंगल मेजरमेंट हम लेते हैं और वो भी जो है हमारी ट्रू वैल्यू के बिल्कुल जो है वो साथ मैच करती है, तो हम कह सकते हैं ये एक्यूरेट है। रिलायबिलिटी अगर देखी जाए तो हाई प्रिसीजन जो है में स्टिल लैक एक्यूरेसी। अगर हाई प्रिसीजन होगी यानी कि जितनी रेपिटेशन आती जाएगी आपकी वैल्यू में, तो वो अब एक्यूरेसी में नहीं जाएगा, उसकी इतनी ही एक्यूरेसी कम होगी। ठीक है, अगर हम इधर बात करते हैं तो जितनी हाई एक्यूरेसी होगी, करेक्टनेस होगी, लेकिन वहां रिपीटेबिलिटी नहीं होगी यानी कि वो प्रिसाइज नहीं होगा। तो ये दोनों आपस में इनवर्स में भी आ रहे हैं, जितनी हाई प्रिसीजन होगी उतनी ले कम जो है वो एक्यूरेसी होगी, जितनी हाई एक्यूरेसी होगी उतनी कम जो है वो रेपिटेशन होगी। तो इस तरीके से हमने इनका डिफरेंस लिख देना है और साथ में हमने एक समरी की फॉर्म में इसको लास्ट में लिखना है कि एक्चुअली में क्या है, कि अगर हम एक गुड एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो हमारा एम यही है कि बहुत प्रिसीजन एक्यूरेसी जो है वो हो, यानी कि हमारी एक्सपेरिमेंट की मेजरमेंट जो है वो एक्यूरेट भी हो और उनमें प्रिसाइज भी हो। तो इस तरह जो है वो हमारे कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। होप सो कि आपको उसकी समझ आ जाएगी और इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जज़ाकल्लाह।